देखो ये दिखाता हूँ मैं भी आपको। देखो सुमा, लास्ट क्लास में मैंने ये पढ़ाया था, याद करो। जब हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट, मतलब जो जब तुमने लास्ट टू लास्ट क्लास की होगी, तो हम लोग ये पढ़ रहे थे। तो मैंने ये स्टार्ट किया होता। तो फंजाई को हम लोग डिवाइड करते हैं, है ना, दो पार्ट में। एक वो फंजाई जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखा गया है। दूसरे वो माइकोटा सब किस कहते हैं? माइकोटा। हाँ, तो देखो, माइकोटा, माइकोटा मतलब फंजाई, है ना। अच्छा। माइकोटा एक्चुअली क्या, पहले हम लोग फंजाई किंगडम को माइकोटा कहते थे। फिर जब व्हाइटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, तो उसने माइकोटा को नाम रख दिया फंजाई। और एक्चुअली माइको मींस फंजाई ही होता है ना। माइको, हाँ, माइको इज लैटिन टर्म, माइको मतलब होता है फंजाई। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये देखो, तो हमने क्या किया कि फंजाई को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक वो जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, दूसरा वो जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता उसको हमने ग्रुप में रखा, उनको कहते हैं ड्यूटेरोमाइसीटी। और ये इसके बाद जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, फर्दर इनको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक प्रिमिटिव फंजाई, दूसरा एडवांस फंजाई। तो हमने प्रिमिटिव वाले ग्रुप को कहा है एस्कोमाइकोटा, ठीक है, ऊमाइकोटा। और एडवांस फंजाई को हमने यूमाइकोटा, यू वर्ड का मतलब होता है न्यू, है ना। अब क्या था कि यहाँ पर फिर प्रिमिटिव फंजाई को फर्दर हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, फाइकोमाइस्टीज एंड जाइगोमाइस्टीज। और एडवांस फंजाई को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एस्कोमाइस्टीज और बेसिडियोमाइस्टीज, राइट। अब देखो, तुम्हारे एनसीईआरटी में क्या है, फाइकोमाइस्टीज दे रखा है, एस्को दे रखा है, बेसिडियो दे रखा है और ड्यूटेरो दे रखा है। क्या नहीं दे रखा है, जाइगोमाइस्टीज वो लोग खा गए हैं, ठीक है। बट जाइगोमाइस्टीज से क्वेश्चन मिलते हैं, पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो मैंने जो लास्ट क्लास में क्लास पढ़ाई थी, उसमें फाइको पढ़ा दिया था, ठीक है, फाइकोमास्टिस पढ़ा दिया था, जाइगोमास्टिस पढ़ा दिया था, एस्कोमास्टिस पढ़ा दिया था, बेसिडियोमास्टिस पढ़ा दिया था। जो रह रहा था वो ड्यूटेरोमास्टिस। तो मैं क्या करता हूं कि आपको ड्यूटेरोमास्टिस पढ़ा देता हूं, राइट। और आपको क्या करना है कि क्लास के बाद ये वीडियो ले लेना है लास्ट क्लास का, है ना, निष्कर जी से, सर है ना। और आपको ड्यूटेरोमाइसिटी तो इसमें है ही नहीं चार्ट में, तो वो वही मैं कहाँ कह रहा आता हूँ था? ना, तुम्हारे में जाइगो नहीं होगा एनसीईआरटी में, देखो जाइगो नहीं ये है। सर जाइगो नहीं है। हाँ, बल्कि तो वो गलत है, वो लोग मिस कर दिए, है ना, उन्होंने छोड़ दिया है। तो और उन्होंने सर क्या किया, देखो, उन्होंने क्या किया, एक चीज पढ़ोगे उस समय देखोगे आप एनसीईआरटी में, उन्होंने क्या किया है कि फाइकोमाइसिटीज में ही म्यूकर का भी एग्जांपल है, राइजोपस का भी, ये देखो, सर देखा देखा, ये है सर ना। ये रहा तो हाँ, म्यूकर। राइजोपस, है ना। यस सर। जबकि तुम देखोगे कि नीट में, मेडिकल में क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें मैंने एक चीज बताया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, या किस फैमिली, किस किस क्लास का जो मेंबर होता है वो कैप्रोफेगस होता है। तो देखो, कैप्रोफिलस, सॉरी, कैप्रोफिलस वो होते हैं जो डंग के ऊपर उगाते हैं, गोबर के ऊपर उगाते हैं, है ना, उनको कैप्रोफिलस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो, हाँ, ये जो राइजोपस है ना, ये कैप्रोफिलस एक्चुअली गोबर वगैरह के ऊपर उगाता है, डंग के ऊपर उगाता है, राइट। तो उसका आंसर था जाइगोमास्टिस। और बहुत सारे क्वेश्चन, म्यूकर से भी क्वेश्चन पूछे गए, पेनिसिलियम से भी क्वेश्चन पूछे गए, है ना। तो वो सब जाइगोमास्टिस के मेंबर हैं। तो ये चीज मिसिंग है एनसीईआरटी में, लेकिन इससे क्वेश्चंस बहुत सारे आपको नीट में मिलेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया हुआ, हम लोगों ने प्रॉपर क्लासिफिकेशन पढ़ाया, फाइको भी मैंने पढ़ाया, जाइगो एस्को भी पढ़ाया, जाइगो भी, एस्को भी, बेसिडियो भी। और अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ड्यूटेरोमाइस्टिस। तो क्लास के बाद आपको क्या करना है कि फाइको, जाइगो, एस्को और बेसिडियो, इसके नोट्स बना लेने हैं। जहां पर आपको लगे कि कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ आपको नहीं समझ में आए, वो आप नोट कर लोगे, मैं से नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग में पूछ लूंगा, ठीक है। यस ठीक है, तो हम लोग इसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो आप एक काम करोगे, आप 5 पेज छोड़ दो इसके लिए, 5 पेजेस छोड़ दो, ओके सर। और 6 पेज फंजाई हेडिंग डाल दो, 5 पेजेस छोड़ो। और सर वो जो पुराना किया था उसका एनाटॉमी का, वो हम लोग करेंगे फिर इसी सीक्वेंस में करेंगे, है ना, चैप्टर वाइज ही चैप्टर करेंगे, सीक्वेंस ही करेंगे। तो पहले फंजाई कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग प्लांटे कंप्लीट करेंगे, फिर एनिमिलिया कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर प्लांट एनाटॉमी में आएंगे, है ना। जब प्लांट एनाटॉमी में आएंगे तो जहां से छोड़ा है वहीं से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, राइट। क्योंकि ये तो चैप्टर 2 है ये तो। हाँ, ये चैप्टर 2 है। यस सर। तो अब आप हेडिंग डालो ड्यूटेरोमाइसिटिस, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टा। तो देखो क्या है कि ये वो क्लास है ओसामा जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, है ना। इसीलिए इनके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, फंजाई इम्परफेक्टाई, मतलब इम्परफेक्ट फंजाई। ये वो इम्परफेक्ट फंजाई है जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो देखा नहीं गया और या पाया ही नहीं गया। बहुत सारे साइंटिस्टों का ऐसा मानना है कि एक्चुअली ये जो मेंबर हैं, ये मेंबर तो एस्कोमाइसिटीज के ही हैं, है ना। मैक्सिमम साइंटिस्टों का ये मानना है
बहुत सारों का ये मानना है कि ये एस्कोमाइसीज के मेंबर हैं और ऐसे एस्कोमाइसीज के मेंबर जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया गया, उनको उठा करके अलग कर दिया गया और इस ग्रुप में रख दिया गया, है ना? पहली बात। दूसरी बात, साइंटिस्टों का ये कहना है कि एक्चुअली ये वाला जो ग्रुप बनाया गया, मतलब ड्यूटेरोमाइसीज एक क्लास, जो 5वां क्लास बनाया गया, ये इस बेसिस पे बनाया गया कि ऐसे फंजाई को रखा गया जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। तो मतलब उनका ये कहना है कि सिर्फ एक ही कैरेक्टर जो कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसके बेसिस पे हमने क्या किया है, इनको रखा हुआ है। इसीलिए इस क्लास को आर्टिफिशियल ग्रुप बोलते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन वो क्लासिफिकेशन होता है जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को सिर्फ उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे एक ग्रुप पे रख देते हैं। तो हम लोग ऐसे ऐसे क्लास को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल क्लास बोलते हैं, राइट? तो हेडिंग डालिए, ड्यूटेरोमाइसीज। अब देखो, चलो अब देखो क्या है कि ड्यूटेरोमाइसीज या फंजाई इम्परफेक्टाई में, अब ओसामा इसमें पूरा मैंने क्या बोला हुआ है, तुम्हें करना क्या है कि इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे मेडिकल के एग्जाम, है ना? फ्रीक्वेंटली आपको क्वेश्चन मिलेंगे, फ्रीक्वेंटली। मैक्सिमम क्वेश्चन 90% क्वेश्चन क्या मिलेंगे, एक तरफ फंजाई दी गई होगी, दूसरी जगह तरफ डिजीज दी गई होगी, मैच द फॉलोइंग, कि किस खंजाई से कौन सी डिजीज होती, पहली चीज ये। दूसरा, या तो ये क्वेश्चन इंडिविजुअल पूछा होगा, जैसे कि पक्सीनिया ग्रेमिनिस से कौन सी डिजीज होती है ना? या फिर ऐसा पूछा होगा एल्बिगो कैंडिडा से कौन सी डिजीज कॉज करती है, या रेड रॉट ऑफ शुगर केन किससे होता है, इस तरह की। उसके अलावा जो 10% क्वेश्चन मिलेंगे, वो 10% क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन 2 बार पूछा गया कि डोलीपोर सेप्टम क्या होता है, किसमें पाया जाता है, वो बैसिडियोमाइसीज का मेंबर, मतलब बैसिडियोमाइसीज का पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है, इस तरह के क्वेश्चन। या कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्पोर से, गैमिटेंजियल कांटेक्ट किसमें होता है, कॉन्जुगेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन किसमें होता है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो आपको ये चीजें बहुत ध्यान देनी है, फंजाई बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमारा जो 5th क्लास है, क्लास 5th, दैट इज कॉल्ड ड्यूटेरोमाइसीज। सर जू स्पोर्ट्स क्या होते हैं? जू स्पोर्ट्स बताता हूँ अभी, देखो जू स्पोर क्या होते हैं कि कुछ जो एक्वेटिक फंगस होते हैं, है ना, तो एक्वेटिक फंजाई के अंदर जू मरीन। स्पोर का फॉर्मेशन होता है। जैसे कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, तो उनमें इस तरह का, तो फंजाई में क्या होता है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग ओसामा क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं जू स्पोरेंजिया। यस अब सर। जू स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, छोटे 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 इस तरह के स्पोर का फॉर्मेशन होता है। यस फिर सर। क्या होता है, जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है, तो फेवरेबल कंडीशन आने के बाद ये जूस स्पोरेंजिया क्या होता है, फट जाती है। इसके रप्चर हो जाने के बाद बाहर की तरफ जूस स्पोर निकल आते हैं। जूस स्पोर की खास बात क्या होती है, इनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो फ्लैजिला देखो सोमा, फ्लैजिला इंटीरियर भी हो सकते हैं, मतलब आगे हो सकते हैं, लेटरल हो सकते हैं, ठीक है, और दूसरा पोस्टीरियर भी हो सकते हैं। तो फ्लैजिला की पोजीशन कोई भी हो सकती है, लेकिन तो क्या खास बात हुई, जू, इनको हम लोग बोलते हैं जू स्पोर। तो देखो, पहली बात हुई कि जो स्पोर उनमें किसमें पाए जाएंगे, जो एक्वेटिक जो फंगस है, मतलब मरीन हो। पानी में पाए जाते हैं। दूसरी खास बात क्या, ये मोटाइल स्पोर होते हैं। तीसरी खास बात क्या है, इनके बाहर सेल वॉल नहीं पाई जाती। ये खास बात क्लियर है? ठीक है, ओके। अब देखो, तो हेडिंग डालो ड्यूटेरोमाइसीटीज, है ना? तो ड्यूटेरोमाइसीटीज को हम लोग बोलते हैं, वी कॉल इट ड्यूटेरोमाइसीटीज को हम लोग बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई, फंजाई इम्परफेक्टाई। तो फंजाई इम्परफेक्टाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक इम्परफेक्ट फंजाई है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। परफेक्ट फंजाई वो होती है जिनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों ही मोड के थ्रू होता है। अब देखो, इसके कुछ एग्जाम्पल समझ लिया जाओ समय। अब एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहला जो इसका एग्जाम्पल है, उस समय मुझे एक सेकंड दो, जस्ट देखो, तो मैं ये बता रहा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें नहीं पाया जाता। अब देखो इसके एग्जाम्पल क्या है। तो सबसे पहले उस समय इसका जो एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है, एक डिजीज होती है ना,
उस डिजीज को हम लोग बोलते हैं रेड रॉट डिजीज। रेड रॉट डिजीज बहुत पूछा गया। रेड रॉट डिजीज जो होती है ये एक्चुअली होती है रेड रॉट ऑफ शुगर केन में होती है, गन्ने में डिजीज होती है। तो आपने अगर गन्ना खाया गन्ना? यस सर। शुगर केन में तुमने देखा होगा कि शुगर केन कई बार क्या होता है कि तुम खाते हो तो वो अंदर तो व्हाइट व्हाइट होता है और जूसी होता है, कई बार उसमें ऐसा लगता है कि अंदर बिल्कुल कोई ब्लड लगा हुआ है, ब्लड, और जैसे कोई यस कीड़ा सर, मर गया यस उसका सर, ब्लड, देखा है ना? यस सर देखा है। वो एक्चुअली क्या है, रेड रॉट डिजीज है, उसी को बोलते हैं। वो उसी को एक्चुअली ठीक फंजाई देखा। ही रेड कलर का होता है, जिसकी वजह से वो हमें ब्लड ब्लड टाइप का दिखाई देता है। तो जिस भी गन्ने में ये है उसमें रेड रॉट डिजीज लग गई। अब ये इसी क्लास के मेंबर से होती है। इसका नाम याद रखना, इसका नाम है कोलेटोट्राइकम फल्केटम, जिस फंगस से होती है। मैं लिख देता हूँ स्पेलिंग, उसका नाम है कोलेटो, बहुत बार पूछा गया है, कोलेटोट्राइकम, कोलेटोट्राइकम फल्केटम। जितने में आपको नाम आपको लिखूं वो आप आंख बंद करके, है ना, बिल्कुल आप याद कर लोगे। दूसरा क्या होता है, सर ये ब्राउन, भी ड्यूटेरोमाइसीटीज होते हैं ना? हाँ ये सब जितने मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ सब ड्यूटेरोमाइसीटीज के होंगे, ठीक है। यस सर। अब दूसरा एक फंजाई है, दूसरी एक डिजीज है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस। ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस। जो राइस का प्लांट होता है उसकी लीव्स में ब्राउन ब्राउन से स्पॉट पड़ जाते हैं, और उससे जो राइस की प्रोडक्टिविटी खराब हो जाती है और प्लांट कमजोर हो जाता है, समटाइम गिर भी जाता है। तो ये जिससे होता है उसका फंजाई का नाम है हेलमिंथोस्पोरियम। हेलमिंथोस्पोरियम से होता है ना। तीसरे नंबर पर एक डिजीज है, इस डिजीज को हम लोग बोलते हैं अर्ली ब्लाइट। सर इसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता? किया जाता है। देखो फंजाई को प्रिवेंट करने का जनरली काम क्या होता है मैं तो बताऊं। फंजाई को मारने के लिए फंगीसाइड यूज करते हैं। तो यस अब सर। जो फार्मर समझ जाते हैं कि डिजीज लग गई है तो वो फंजीसाइड ले आते हैं। और एक बात यस बता दूं, फंजीसाइड जो होते हैं जितने भी फंजीसाइड जो होते हैं वो मतलब लिक्विड के फॉर्म में नहीं डाले, नॉर्मली पाउडर के फॉर्म में होते हैं। यस सर। तो दवाओं का छिड़का दिया जाता है पाउडर के फॉर्म में। फंजीसाइड में मेनली कॉपर होता है, कॉपर और कैल्शियम होता है। ये कंपोनेंट क्या करते हैं कि फंजाई की सेल वॉल को रप्चर कर देते हैं, जिससे फंजाई मर जाती है, ठीक है। ओके सर। कॉपर कंपाउंड। तो ये होता है हेलमिंथोस्पोरियम से। दूसरी डिजीज होती है अर्ली ब्लाइट। अर्ली ब्लाइट जो डिजीज होती है ये होती है अल्टरनेरिया सोलेनाई से। अल्टरनेरिया सोलेनाई, सोलेनाई है ना। एक और है टिक डिजीज। टिक डिजीज, टिक डिजीज जो होती है ये होती है टिक डिजीज क्रूसिफर में होती है, सर्कोस्पोरा से होती है। सर्कोस्पोरा बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है, चारों डिजीजेस, इसका बिल्कुल आप नाम याद रखिएगा। टिक डिजीज होती है क्रूसिफर में। और ऊपर वाली एलिवेट टोमेटो पोटैटो और टोमेटो में होती है, ये भी लिख देता हूं। सर ये क्या लिखा आपने, लूसीफर? क्रूसिफर, क्रूसिफर क्रूसीफर। एक्चुअली क्या है कि ये क्रूसीफेरी एक फैमिली होती है ना। और क्रूसीफेरी फैमिली का मेंबर है हमारा मस्टर्ड। मस्टर्ड जैसे क्रूसीफेरी फैमिली का मेंबर होता है ना। तो इसकी फैमिली के इसी तरह के मेंबर होते हैं, मस्टर्ड हो गया और भी कैसे होते हैं, राई हो गया। ये चार एकदम आंख बंद करके बिल्कुल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे पुराने पेपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ओके सर। ठीक है, अब आप एक काम करो, इसके कैरेक्टरिस्टिक नोट करो, जनरल कैरेक्टरिस्टिक तो डालेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द आर्टिफिशियल क्लास ऑफ फंजाई। दिस इज द आर्टिफिशियल, और हमें पता है कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन वो होता है जहां पे हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर देते हैं। तो यहां हमने रिप्रोडक्शन के बेसिस पे किया, इसीलिए उसको आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहा गया। तो नोट करेंगे, दिस इज द आर्टिफिशियल क्लास ऑफ फंजाई which has been created to include all those fungi, which has been created to include all those fungi
all those fungi in which sexual stage is either absent or not known. Either absent or not known. Next point. The mycelium is usually septate. Mycelium is usually septate and cenocytic form are not known. Cenocytic पता है ना? Cenocytic form are not known. नहीं पता? ठीक है, वीडियो देखना, सब पता लग जाएगा, मैं बता देता हूँ। देखो, अगर कोई भी, तो फंजाई में क्या होता है, फंजाई में इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको अपन माइसीलिया बोलते हैं। थ्रेड के एक पार्ट को हम लोग हाइफा कहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, माइसीलिया, है ना, माइसीलिया। और इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हाइफा, एक हिस्से को हाइफा बोलेंगे। अगर किसी भी हाइफा के अंदर बहुत सारी न्यूक्लियस हैं, एक हाइफा एक सेल है और बहुत सारी न्यूक्लियस हैं, तो इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, सिनोसिटिक फॉर्म बोलेंगे। सिनोसिटिक का फॉर्म का मतलब हो गया यूनिसेलुलर, सेल तो एक है बट मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, ठीक है। यस सर। अगर ऐसी कंडीशन पाई जाए यूनिसेलुलर मल्टी न्यूक्लिएट, तो हम क्या बोलेंगे उसको, सिनोसिटिक बोलेंगे, है ना। तो यहां पर कोई सेप्टा नहीं है, तो ये सिनोसिटिक फॉर्म, तो ये वाले नहीं पाए जाते, इसमें पाए कौन से जाते हैं, ये वाले पाए जाते हैं। सेप्टेट का क्या मतलब हुआ, एक ये हाइफा है, इस हाइफे में बीच बीच में ये दीवालें हैं, ये क्रॉस वॉल्स हैं, इन दीवालों को हम कहते हैं सेप्टा। सर इसे डाइकैरियोन भी तो बोलते हैं, जिसमें बहुत दो न्यूक्लिया दो से ज्यादा बताता होती हूँ, ना डाइकैरियोटिक में सिर्फ दो का जोड़ा होगा न्यूक्लिया का, बताता हूँ। ये सब मैंने बता रखा है ना, तुम्हें बहुत ध्यान से पढ़ना, आज ही पढ़ना जाकर के। देखो ये तो अभी क्या हो गए, सेप्टेट माइसीलियम को हम क्या बोलेंगे, देखो एक सेल, हर सेल में एक न्यूक्लियस है। यस सर। तो यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट, सब कुछ तुम एक बार वीडियो देखो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, बहुत डिटेल मैंने बताया। अब देखो डाइकैरियोटिक जो आप कह रहे थे ना, वैसा होता है। कई बार क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाइफा के फ्यूज होने से होता है, उसको हम लोग सोमैटोगैमी कहते हैं, जहां पर दो हाइफा फ्यूज हो जाते हैं और हाइफा के फ्यूज होने से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यहां पर क्या होगा, यहां पर हर सेल के पास दो न्यूक्लियस होंगे, ठीक है, हर सेल में। तो यूनिसेलुलर, इसे बोलेंगे यूनिसेलुलर डाइकैरियोटिक, ठीक है। यस सर। ये बेसिडियो माइसिटिस का कैरेक्टरिस्टिक ये वाला, इनको सेकेंडरी हाइफा भी कहते हैं, है ना। तो इसमें क्या, सेप्टेट हाइफा पाए जाते हैं और सिनोसिटिक हाइफा कभी भी नहीं पाए जाते। नोट कर लिया? यस सर। ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल नेक्स्ट पॉइंट है। अब सेक्सुअल तो होता नहीं है, किसी किसी में सेक्सुअल भी नहीं होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन occurs through conidiospore. Asexual reproduction occurs through conidiospore. इस तरह की ब्रांच होती हैं, इनको कोनिडियोफोर कहते हैं, इन्हें कोनिडियोफोर बोलता है। इन कोनिडियोफोर के ऊपर इस तरह के स्ट्रक्चर लगे होते हैं, इनको कोनिडियोस्पोर कहा जाता है, इस तरह से, है ना। इनको, ये बाहर की तरफ होते हैं, तो बाहर की तरफ डेवलप होते हैं, इसीलिए इनको एक्सोजीनस स्पोर भी कहा जाता है। तो पूछा जाए कि कोनिडियोस्पोर कैसे स्पोर है, तो दे आर एक्सोजीनस। एक्सो क्यों, एक्सो वो जो बाहर की तरफ पैदा होते हैं, है ना। और हमने अभी पढ़ा जो स्पोर वो कैसे थे, अंदर पैदा हो रहे थे ना, यस सर, अंदर। वो एंडोस्पोर थे, ठीक है। यस सर। तो जो स्पोरेंजिया के अंदर पैदा हो उनको एंडोस्पोर बोलेंगे, जो स्पोरेंजिया के बाहर पैदा हो उनको एक्सोस्पोर बोलेंगे, राइट। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन occurs through conidiospores, full stop।
in some forms, even asexual reproduction, in some forms even asexual reproduction is absent. In some form even asexual reproduction is absent. Next point. It is believed, next point again. It is believed that most of the member of deuteromycetes, are actually ascomycetes, in which sexual reproduction is absent, ठीक है। तो ये थे हमारे फंजाई। सर एस्कोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता तो सर उसे फिर क्यों नहीं डिटोरोमाइसिटीज में रखा गया? ना, देखो एस्कोमाइसिटीज के सभी मेंबर थे, उनका ये कहना था कि एस्कोमाइसिटीज के मेंबर थे। अब उन्होंने कहा कि कुछ एक्सकोमाइसिटीज में ऐसे थे जिनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों एब्सेंट था। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे एक्सोमाइसिटीज थे जिनमें सिर्फ एसेक्सुअल था लेकिन सेक्सुअल एब्सेंट था। तो उन्होंने कहा गया कि इनको यहाँ से निकाल लिया गया, और निकाल के कहाँ रख दिया गया? ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है। यस सर। क्यों? क्योंकि इनके जो बाकी सेल के कैरेक्टरिस्टिक है, बाकी कैरेक्टरिस्टिक मैच करते हैं, इसलिए। क्लियर है? ठीक है। तो आपको याद रखना है रेड रॉट ऑफ शुगर केन, है ना, अर्ली ब्लाइट, ब्राउन लीफ स्पीट और टिक डिजीज, है ना, याद रखना। अब एक चीज और आ जाते हैं, अब एक चीज समझते हैं, ये लाइकेन्स क्या होते हैं। तो क्या होते हैं लाइकेन? ओसामा, कैन यू टेल मी व्हाट आर द लाइकेन? सर ये तो पैरासाइट होते हैं। सिम्बायोट होते हैं बाबू, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो जाता है, दे आर नॉट पैरासाइट। सिम्बायोट तो एनसीईआरटी में दे रखा है, बहुत शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है। वायरस पढ़ा है क्या हमने ओसामा? नो सर, नहीं पढ़ा। ठीक है, तो पहले मैं लाइकेन बताऊंगा, फिर माइकोराइजा बताऊंगा, फिर वायरस बताऊंगा, तब जाकर के हमारा पूरा क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगा। क्लासिफिकेशन में दो चीज आप देखोगे, ड्यूटेरोमाइसिटीज के बाद दिया है प्लांटी और एनिमिलिया। इन दोनों को हम एज ए चैप्टर पढ़ेंगे, तो प्लांटी अलग चैप्टर ही पढ़ेंगे, एनिमिलिया अलग चैप्टर ही पढ़ेंगे। उसके बाद आप देखोगे वायरस, वायरॉइड और लाइकेन एक साथ दिया है ना? यस सर। और इसके आगे एक चीज और देखो, लास्ट पेज पलटो, है ना, लास्ट पेज पलटोगे तो माइकोराइजा नहीं दिया गया इसमें, लाइकेन दे रखा है लेकिन माइकोराइजर नहीं दिया है। ठीक है, माइकोराइजर में बता देता हूँ। चलो, तो पहले अपन समझते हैं लाइकेन, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, फिर मैं नोट कराता हूँ। देखो होता क्या है ओसामा, लाइकेन को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम डुअल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सर सिम्बियोट यही होता है ना, जो होस्ट पे रहता है ना बाबू, वो पैरासाइट होता है। ठीक है, समझो। हाँ, दीज आर डुअल ऑर्गेनिज्म, समझो, डुअल ऑर्गेनिज्म। तो हम डुअल ऑर्गेनिज्म इनको कहते क्यों? बिकॉज दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। वो अलग अलग ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कौन कौन से? एक्चुअली दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी। तो ये फंजाई और एल्गी का कॉम्बिनेशन, समझना मेरी बात को। अब जो फंजाई वाला पार्टनर है, तो ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, मतलब दो लोग मिलकर के, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म मिलकर के एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको अपन लाइकेन बोलते हैं। अब यहाँ पे जो फंजाई वाला पार्टनर है उसको हम लोग बोलते हैं माइकोबायोम। तो फंगल पार्टनर को बोलते हैं माइकोबायोम और एल्गल पार्टनर को बोलते हैं पाइकोबायोम। एक्चुअली क्या है, माइको वर्ड का मतलब ही होता है फंजाई। जैसे हम लोग पढ़ते हैं स्टडी ऑफ फंजाई को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोलते हैं, है ना।
आप कभी भी पढ़ोगे, जैसे कोई भी आपको पाउडर मिलेगा जो एंटी फंगल है, उसमें लिखा होगा माइकोडर्म, डर्मिस, ऐसे कुछ करके लिखा होगा, है ना, लेकिन माइकोटर्म जरूर होगा। फाइको माने होता है प्लांट, ठीक है, तो प्लांट पार्टनर फाइकोबायोन्ट और फंजाई पार्टनर माइकोबायोन्ट। अब एक्चुअली क्या होता है कि फंजाई के पास फूड बनाने का कोई तरीका नहीं। फंजाई हमने इतना पूरा पढ़ा, फंजाई सैप्रोफिटिक होता है। तो ये क्या, लेकिन एल्गी क्या करता है, एल्गी फूड बना सकता है, क्यों भाई, ये फोटोसिंथेसिस करता है। तो एल्गी के पास फूड है, तो फंजाई को कहता है कि भाई साहब आप फूड नहीं बना सकते, आप हमसे फूड ले। लेकिन एल्गी के पास समस्या ये है कि एल्गी के पास किसी भी तरह का रूट जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं, ना ही लीफ जैसा स्ट्रक्चर। एल्गी अपने लिए वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, ये फंजाई कर सकते हैं। तो फंजाई क्या कहते हैं कि तुमने हमारी मदद की है, तो बदले में हम भी तुम्हारी कुछ मदद करते हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि एक काम करो, हम आपको वाटर देते हैं और साथ में एक आप काम करो, मिनरल ले लो। तो आप वाटर और मिनरल 2 चीजें हमसे ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, कोई भी एक दूसरे को क्या कर रहा है, एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा, हार्म नहीं कर रहा है। इस तरह के रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन, ठीक है। और इस लेकिन कंडीशन को सर ज्यादातर तो अलगी वाटर में पाई जाती है। हाँ, ज्यादा वाटर में, हाँ मैक्सिमम वाटर में पाई जाती है 90%, तो यस 10% टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, है ना। तो चाहे आप इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलो, चाहे आप इसको सिम्बायोसिस बोलो, और चाहे आप इसको म्यूचुअलिज्म बोलो। तो म्यूचुअलिज्म, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सिम्बायोसिस उसको कहते हैं जिसमें 2 ऑर्गेनिज्म एक दूसरे की हेल्प करते हैं और कोई किसी को हार्म ना करे। समझ आ गया? तो इसको नोट करो, फिर मैं लिखवा देता हूं आपको। सर हो गया। ठीक है, नोट करो। लाइकेन्स आर dual organism. Lichens are dual organism. They are permanent association of fungus partner. They are permanent association of fungus partner, that is mycobiome, that is mycobiome, and algal partner, and algal partner, that is phycobiome. Full stop. Next one. There are 15,000 species of lichen. There are 15,000 species of lichen. Full stop. They are found in most inhospitable conditions. They are found in most inhospitable conditions like rocks, sand dune, ice, एक्सेट्रा। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे अंटार्कटिका में जब बर्फ गिरने लगती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, वेजिटेशन। उस समय रेंडियर इनको खाते हैं, लाइकेन को, और उनसे एनर्जी डेराइव करते हैं। तो ये ऐसी जगह पाए जाते हैं जहां पर कोई बाकी के प्लांट एग्जिस्ट नहीं करते। लेह लद्दाख में आपको ढेर लाइकेन दिखाई देंगे, है ना, बाकी वहां पे कोई प्लांट जल्दी से एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट। कॉमनली they lived under humid and exposed condition. Commonly they lived under humid and
exposed condition, but they can tolerate extreme desiccation. Desiccation क्या होता है? But they can tolerate extreme desiccation. ओसामा, desiccation क्या होता है? पता है desiccation क्या होता है? नो सर। देखो, डेसिकेशन का मतलब होता है ओसामा की वाटर की स्कैरिसिटी हो जाए, मतलब पानी हो, मतलब कोई भी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाए। जैसे अगर कहीं पर प्लांट को पानी चाहिए लेकिन चारों तरफ बर्फ जमी है, तो पानी तो अवेलेबल नहीं है कि नहीं? यस सर। भाई अगर तुम ऐसी जगह पे हो जहाँ पे चारों तरफ पानी इतना माइनस में टेम्परेचर, -15, -20 टेम्परेचर है, तो पानी का अगर तुम्हारे पास ग्लास में भी होगा तो बर्फ बन चुका होगा, बराबर है ना? है। तो वहां पे वो एक्सट्रीम डेसिकेशन वाली कंडीशन हो जाएगी, आप डिहाइड्रेटेड हो जाओगे, है ना? आप पानी पियोगे कहाँ से? आपके पास पानी नहीं है, तो एक डेसिकेशन, या फिर इतना ज्यादा ड्राई हो जाए ना कि कहीं पे पानी ना बचे, उसको हम डेसिकेशन, ड्रॉट, है ना? हाँ, ड्रॉट वाली सिचुएशन आ जाए तो भी डेसिकेशन बोलेंगे, ठीक है? तो डेसिकेशन में क्या होता है, प्लांट जो होते हैं वो सूखने लगते हैं, मरने लगते हैं, है ना? यस सर। डिहाइड्रेट होने लगते हैं, एनिमल्स भी डिहाइड्रेट होने लगते हैं, उसको हम डेसिकेशन बोलते लेकिन ये सर ये कैक्टस के लिए तो नहीं होगा ना? हैं। नहीं, कैक्टस के लिए नहीं होता, दे आर रेजिस्टेंट अगेंस्ट डेसिकेशन, है ना? तो यस वो वाटर कंजर्व करने में मैकेनिज्म होता है, इसीलिए आप देखो जैसे एलोवेरा लोग जेल लगाते हैं, यस तो सर। हाँ, एलोवेरा कैक्टस की वैरायटी है, उनके अंदर मैकेनिज्म क्या होती है कि वो अपने स्टेम के अंदर जेल पैदा कर लेते हैं और जेल यस के फॉर्म में वाटर को स्टोर करते हैं, है ना? अब देखो, नेक्स्ट है, एक खास बात है कि लाइकेन को हम लोग क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन का नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। एयर, नोट करेंगे, लाइकेन्स आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर ऑफ, lichens are called natural indicator of air pollution. Lichens are called natural indicator of air pollution. They cannot tolerate air pollution. They cannot tolerate air pollution. Especially, they cannot tolerate air pollution, especially sulfur dioxide pollution. They start dying. They start dying. तो अगर कहीं पर भी लाइकेन मरने लगे तो आप समझ लीजिएगा कि वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन बढ़ने लगा। सल्फर डाइऑक्साइड के मेजर जो पोल्यूटेंट होते हैं, या तो वो डीजल के जलने से निकलते हैं, मतलब डीजल कार, डीजल ट्रक, डीजल व्हीकल के जलने से, और या फिर वो कोयले के जलने से। सल्फर डाइऑक्साइड मेनली जो एमिशन होता है वो दो जगह से, ठीक है? सर पेट्रोल से तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना? पेट्रोल से मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो हार्मफुल निकलता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है। यस। हाँ, और हालांकि SO2 भी निकलता है, लेकिन SO2 कम अमाउंट में निकलता है पेट्रोल के बर्न होने से। तो कभी भी पेट्रोल जब बर्न होता है, पेट्रोल का पोल्यूशन ज्यादा होता है तो आंखों में जलन होती है, क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो इम्पैक्ट होता है वो आईज में बर्निंग क्रिएट करेगा, सेंसेशन क्रिएट करेगा। और अगर कहीं पे डीजल का धुआं है तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड लंग्स के लिए हार्मफुल होती है, ठीक है? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, इन आर्कटिक रीजन, it is believed in Arctic region, it is believed that lichens are, in Arctic region, it is believed that lichens are 4,500 year old. In Arctic region, it is believed that lichens are 4,500 year old. 4500 साल पुराने लाइकेन वहां पे मौजूद है, आर्कटिक रीजन में। अब देखो, आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ टाइप्स ऑफ लाइकेन, है ना? तो लाइकेन देखो 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, तो नोट करेंगे। लाइकेन्स आर of 3 type on the basis of structure. Lichens are of 3 type on the basis of structure. तो हमने स्ट्रक्चर के बेसिस पे लाइकेन को 3 कैटेगरी में डिवाइड। पहला वाला जो है ओसामा, वो है क्रस्टोस लाइकेन। इस तरह का लाइकेन होता है, उसको हम क्रस्टोस कहते हैं। एग्जांपल इसका ग्राफिस है, तो पहला टाइप है क्रस्टोस।
दूसरा वाला क्या है, फोलियोज। इनमें लीफ जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इनको हम फोलियोज लाइकेन बोलते हैं। इसका एग्जांपल है कोरा। तो पहले हो गए क्रस्टोस, दूसरे हो गए फोलियोज, तीसरा वाला जो है इनको हम फ्रूटिकोस कहते हैं। इनमें ये जो फूल की तरह दिखाई दे रहे हैं, ये इनकी फ्रूटिंग बॉडीज हैं, रिप्रोडक्टिव बॉडी। फ्रूटिफिकेशन देखो लिखा हुआ है। तो फ्रूटिफिकेशन इस तरह से लटकते रहते हैं। ये इसका कहाँ पाए एग्जांपल जाते है, हैं? हाँ, ये कहाँ पाए जाते हैं सर? ये लाइकेंस, ये सब तुम्हें मिलेंगे, उत्तराखंड में मिल जाएंगे, कश्मीर में मिल जाएंगे, नहीं हिमाचल सर, में। ये अलग अलग टाइप के होते हैं, तो एक जगह ही पाए जाते हैं ये, या ना, फिर हाँ, अलग ये सब अलग? एक ही जगह। नहीं नहीं, देखो देखो, जैसे जहां पे बहुत डेसिकेशन है, हाई डेसिकेशन है, मतलब पानी की बहुत स्कैर्सिटी, जैसे लद्दाख, लेह हो गया, ऊपर वाला पार्ट है ना, करगिल वाला पार्ट, वहां यस। पे तुमको ग्राफिस मिलेगा, ठीक है। और जैसे तुम्हें ये वाला उत्तराखंड वाला पार्ट, हिमाचल वाला, यहाँ पे फोलियोज लाइकेन ज्यादा मिलेंगे, कोरा, मतलब मिलेंगे सब उस रीजन में, लेकिन ज्यादा जो एबंडेंटली मिलेंगे। जैसे फ्रूटिकोज लाइकेन ही ज्यादा पाए जाएंगे, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, यहाँ पे ज्यादा मिलेंगे, हिमाचल में ज्यादा मिलेंगे, समझे, ऐसा है। तो तीन तरह के होते हैं, क्रस्टोज, फोलियोज, है ना, क्रस्टोज जो क्रस्ट की तरह हो, चिपके हुए होते हैं रॉक्स में, फोलियोज जो लीव्स की तरह दिखाई दें, फ्रूटिकोज जो फ्लावर्स की तरह या फ्रूटिफिकेशन की तरह दिखाई दें, ठीक है। यस सर। तो ये थे भाई साहब हमारे लाइकेन, है ना। इसमें एक दो एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको लिखाना चाहता हूं, जो मेडिकल के एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रीक्वेंटली। जैसे एक क्वेश्चन है कि रेंडियर मॉस किसको बोला जाता है ना? तो देखो, रेंडियर मॉस, तो मैंने अभी बताया कि रेंडियर उसको खाते हैं, है ना। यस सर। रेंडियर मॉस एक लाइकेन है, ये मॉस नहीं, ये लाइकेन है। इसका नाम है क्लेडोनिया रेंगीफेरा। एक तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ, क्लेडोनिया रेंगीफेरा, एक ये क्वेश्चन आपको मेडिकल में मिलेगा। एक और क्वेश्चन बहुत पूछा गया कि ये ब्रेड ऑफ हेवन किसे कहते हैं, ब्रेड ऑफ हेवन, ब्रेड ऑफ हेवन। तो ब्रेड ऑफ हेवन बोलते हैं लैकानोरा को, लैकानोरा स्कुलेंटा। तो लैकानोरा स्कुलेंटा एक सर इसका लाइकेन। मतलब क्या है, ब्रेड ऑफ हेवन? ब्रेड ऑफ हेवन एक्चुअली क्या है कि ये लोग जो है ना, तो क्या बोलते हैं इनको, जो जूस वगैरह होते हैं ना, जूस वगैरह, है ना। तो ये लोग क्या, सर। ये इसको ब्रेड ऑफ हेवन बोलते हैं। ये वहां पे निकल आते हैं, रॉक्स के बीच पे निकल आते हैं। तो जैसे वो होता है ना बंस वगैरह ना, तो रोटी जैसी नहीं होती, ब्रंच टाइप की, उस तरह की बाहर निकली होती है। तो इसलिए ये लोग इसको ब्रेड ऑफ हेवन कहते हैं, है ना। ओके। और इसमें एक हमने अभी थोड़ी देर पहले यूसनिया, यूसनिया से निकालते हैं यूसनिक एसिड, यूसनिया एक है, इससे निकालते हैं यूसनिक एसिड। और ये एक्चुअली मेडिसिनल वैल्यू होती है इसका, ये मेडिसिन में यूज होता है ना, यूसनिया, ये भी याद रखना, है ना। अच्छा हाँ, एक चीज और, फायर ऑफ फॉरेस्ट, यूसनिया जो होता है, जो जंगल में आग लग जाती है ना, इसी से लगती है, फायर ऑफ फॉरेस्ट। अब ये कैसे आग लगा देता है, क्या मतलब हुआ, देखो मैं बताता हूँ। फायर ऑफ फॉरेस्ट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फायर ऑफ फॉरेस्ट, नोट कर लो। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन, ये पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है, ये पूछा है, तीनों क्वेश्चन पूछे हुए। देखो क्या होता है कि जंगल में आग आखिर कैसे लगती है। तो बैम्बू के जैसे मान लो, या कोई ट्री हो गया, अब ट्री में दोनों जगह पे ये ट्री आपस में रगड़ रहे हैं। अब इनमें पूरी इनकी सरफेस पे लाइकेन यहाँ पे लगा हुआ है। अब जब हवा चलती है तो ट्री ऐसे ऐसे रगड़ते हैं, है ना। तो सर यस फ्रिक्शन सर। की वजह से, है ना, फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, हीट पैदा फ्रिक्शन होती चार्ज है। पैदा होते हैं, हीट पैदा होती है। अब उससे यस सर। जो यूसनिक एसिड होता है बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। यस सर। ये यस उनसे सर। आग पकड़ लेता है, आग पकड़ने के बाद पहले वो हिस्सा जलने लगता है, फिर आग लग जाती है। तो ये फायर ऑफ फॉरेस्ट के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये था हमारा भाई लाइकेन, क्लियर। यस सर। अब एक चीज और, एक माइकोराइजा बताता हूँ, वो माइकोराइजा, है ना। सर माइक्रोराइजा भी लाइकेन है क्या, अलग है? थोड़ा सा अलग है वो भी सिम्बायोट, उसका भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप उसमें पाया जाता है। माइकोराइजा इज आल्सो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, बट देयर इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन हायर प्लांट एंड फंजाई। तो डायग्राम देखो, सर इसका जो वो होते हैं दोनों पार्ट, तो ये सेम होते हैं, अलगी और फंगी? क्या क्या फिर से। सर इसके जो दोनों पार्ट डिवाइड होते हैं, जैसे अलगी और फंगी है लाइकेन हाँ, का, तो इसका भी सेम होता है? उसमें एल्गी की जगह हायर प्लांट आ जाते हैं। अच्छा ओके सर। मैं दिखाता हूँ अभी।
एक डायग्राम आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है कि ये मेनली जिम्नोस्पर्म है ना, तो देखो ये जिम्नोस्पर्म है और ये भी पिकोनिया एल्बेस, ये भी जिम्नोस्पर्म है। तो जिम्नोस्पर्म की रूट थोड़ी-सी वाटर एब्ज़ॉर्ब करने के लिए कमज़ोर होते हैं। एंजियोस्पर्म की रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन वाटर एब्ज़ॉर्बिंग जो कैपेबिलिटी होती है, वो जिम्नोस्पर्म की बहुत कम होती है। अब क्या होता है कि फंजाई क्या करता है, इस तरह से फंजाई फैल जाता है और फंजाई चारों तरफ, इन रूट के चारों तरफ एक नेटवर्क बना लेता है, एक जाल सा ऐसा बना देता है। अब फंजाई क्या करता है, अगेन फंजाई इसको मिनरल और न्यूट्रिशन दे, क्या बोलता है, मिनरल और वाटर देता है किसको, रूट को, प्लांट के रूट को। तो ये हेल्प करता है इसको वाटर एब्जॉर्ब करने में, मिनरल एब्जॉर्ब करने में। बदले में प्लांट इसको क्या देता है, फूड देता है। तो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो कैसा रिलेशन है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। यस। ठीक है, तो दोनों के बीच में यहाँ पर क्या है, देयर इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड हायर प्लांट रूट, राइट। और इस यस। कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोराइजा है। ठीक है, लेकिन सर अगर यहाँ पे फंगस नहीं होगा फिर भी ये मतलब वो लाइव लिफ्ट तो कर सकते हैं ना? बिल्कुल, दे कैन सर्वाइव, लेकिन यस सर। फंजाई इनकी एफिशिएंसी बढ़ा देता है। तो अगर एफिशिएंसी, यस सर। फंजाई पाया जाएगा तो वो क्या करेगा, इनकी एब्जॉर्ब करने की जो कैपेबिलिटी वो बढ़ा देगा, और नॉर्मली पाया ही जाता है पहाड़ों में। यस सर। ठीक है, तो नोट कर लो। माइकोराइजा, MICORRHIZAE, माइकोराइजा। तो नोट करेंगे, माइकोराइजा इज a symbiotic association of mycorrhiza is a symbiotic association of fungi with the root of fungi with the root of higher plant, root of higher plant, full stop. Fungi provide mineral and water to roots. Fungi provide mineral and water to roots, and root provide food in return to fungi. Food in return to fungi. क्लियर भाई? यस सर। तो ये तो देखो भाई साहब था हमारा क्या, क्लासिफिकेशन, है ना। क्लासिफिकेशन में एक आखिरी चीज जो रह रही है वो भी मैं आपको बताता हूँ, दैट इज द वायरस। तो हम पहले वायरस समझ लेते हैं, वायरस होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कहाँ पे हम उसको रखते हैं, किधर उसको नहीं रख सकते। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि वायरस को अपन क्लासिफिकेशन में कहाँ पे रख सकते हैं, बताओ सुनो, किधर रखा जाए वायरस को? किसमें काउंट कर लिया जाए? कहीं फिट बैठता है वायरस? नहीं सर। नहीं बैठता, बिल्कुल सही। तो देखो, वायरस बायोलॉजी की फैमिली का वो मेंबर है जिसको क्लासिफिकेशन से बाहर निकाल दिया। ऐसा क्यों किया गया? तो वायरस को कभी भी किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में, आप किसी भी साइंटिस्ट का क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ो, कोई भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ो, आपको वायरस कहीं नहीं मिलेगा। तो देखो इसके पीछे रीजन क्या है। पहले बात समझ लीजिए, है ना। तो वायरस का स्टेटस क्या है, बायोलॉजी के एंगल से वायरस का स्टेटस देखते हैं। तो अगर जब हम वायरस के स्टेटस की बात करते हैं, तो ना तो भाई साहब ये लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग। तो आखिर कहा क्या जाए और ऐसा क्यों? व्हेन वायरसेस आर इनसाइड लिविंग सेल, ये किसी भी लिविंग सेल के अंदर होते हैं
या यूं कहें ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो। तो जब वायरस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होता है, सेल के अंदर होता है, तो क्या करता है? इट स्टार्ट मल्टीप्लाइंग, तो डिवाइड करना शुरू कर देता है। जब ये मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है तो हम क्या कहते हैं कि वायरसेस आर लिविंग। व्हेन वायरस इज आउटसाइड ऑफ, सर ये एक दिन में मतलब सर कितनी देर में मल्टीप्लाई हो जाते हैं? सेकेंड्स में बेटा, सेकेंड्स में। कोरोना कैसे होता है देखो, अच्छा सर। है ना? अब देखो कोरोना कैसे होता है, अब किसी ने स्नीज किया, है ना? यस सर। वायरल फीवर, कोरोना छोड़ो, वायरल फीवर देख लेते हो। यस मान सर। लो तुम क्लास में पढ़ रहे हो, तुम देखते हो किसी ने तुमसे पेन मांगा, उसको फीवर था, है ना? अब उसने, उसे छींक आई, उसने हाथ लगाया, अब वो क्या वायरस पहुंच गया किसमें? पेन की सरफेस में। यस तुमने सर। क्या किया? पेन को टच किया, टच तुम्हारे कर हाथ में दिया, पहुंच गया। हमारे सेल में पहुंच गया। हाँ, तुम्हारी बॉडी में। अब हमारी बॉडी में जैसे जाएगा वायरस तो क्या करेगा? डिवाइड करना शुरू कर देगा, है ना? तो यस। अगर कोई चीज डिवाइड करती है तो अपन उसको क्या बोलेंगे? लिविंग तो बोलेंगे, यस है सर। ना? लिविंग में तो कैपेबिलिटी होती है। यस सर, अब क्या डिवाइड होता है, कर लो जब तक वायरस पेन की सरफेस पे लगा हुआ है, आउट ऑफ लिविंग बॉडी है वायरस, तो नॉन लिविंग होगा। है ना? तो आउट ऑफ लिविंग बॉडी या आउट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो क्या कहते हैं कि हवा में कोरोना वायरस अगर है और 25 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है तो सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा, थोड़ी देर में अपने आप मर जाएगा, है ना? 25-30 डिग्री के ऊपर अगर टेम्परेचर है तो अपने आप मर जाएगा थोड़ी देर बाद, घंटे भर बाद। ठीक है, तो आउट ऑफ लिविंग बॉडी, इट डू नॉट रिप्लाई, डू नॉट मल्टीप्लाई, ये डिवाइड नहीं कर सकता। और अगर कोई चीज डिवाइड नहीं कर सकती अपन उसको क्या बोलेंगे? नॉन लिविंग कहेंगे। नॉन लिविंग। तो ये एक बार में लिविंग भी है और नॉन लिविंग, तो कहा क्या जाए? इसीलिए हमने इसको स्टेटस दिया। तो हम इसको कहते क्या है? हम इसको भाई साहब कहते हैं कनेक्टिंग लिंक। इट इज कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। नोट करो, तो ये एग्जैक्टली वायरस का स्टेटस है। ये लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है, दोनों तरह का बिहेवियर शो करती है। तो हम इसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। नोट करो। सर हो गया। ठीक है, अब देखो वायरस को कहा क्या जाए? वायरस को हम सेल भी नहीं कह सकते। तो अगर हम वायरस के लिए सेल टर्म यूज करें तो वो गलत हो। तो वायरस है क्या? वायरस इज एसेलुलर। तो एसेलुलर के क्या मतलब हुआ? दैट इज नॉट अ सेल। अब क्या बोलेंगे इसको? ऑर्गेनिज्म। जब ये सेल से नहीं बना तो ऑर्गेनिज्म कैसे बोल सकते हैं? भाई ऑर्गेनिज्म तो सेल से बने होते हैं, ऐसा है कि नहीं? है ना? तो अब क्या बोलते यस हैं? सर। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब जब सेल ही नहीं है तो ऑर्गेनिज्म कहां से बोलेंगे? तो इसको एक तो सेल बोलना गलत है, कंप्लीटली बायोलॉजिकली टेक्निकली बिल्कुल रॉन्ग है। अगर आप वायरस को ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं तो भी ये कंप्लीटली टेक्निकली रॉन्ग है। तो हम यस। कहेंगे यार इसको हम स्ट्रक्चर कहें। क्यों? ये दो चीज से मिलकर बना है। एक तो प्रोटीन से मिलकर बना है और दूसरा किस चीज से मिलकर बना है? न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड क्या होती है? न्यूक्लिक एसिड को या तो ये डीएनए होगा और या फिर आरएनए, आरएनए। इन दोनों को। तो दोनों के आखिरी में क्या लिखा है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो दोनों के आखिरी में जो सफिक्स लगा है वो न्यूक्लिक एसिड लगा है, इसीलिए दोनों को मिला करके क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, नोट करो। यस सर। हो गया सर। अब हम वायरस को डिफाइन करते हैं, कहेंगे क्या? और वायरस को खोजा किसने? ठीक है, वायरस टर्म किसने दिया? ये सब नीट के क्वेश्चन है। दुनिया का पहला वायरस कौन था? ठीक है, तो देखो नोट करेंगे। वायरस इज अ एसेलुलर स्ट्रक्चर। Virus is a cellular structure which is made up of protein plus nucleic acid. Full stop. Nucleic acid is genetic material. It is either DNA or RNA
it is either DNA or RNA in सर any जनरल के virus. बाद जनरल Genetic material. Generally, it is either DNA or RNA. Full stop. Both RNA and DNA, cannot exist in a virus. Both RNA and DNA cannot exist in virus in same time. तो किसी भी वायरस में एक ही समय में दोनों नहीं हो सकते, या तो वायरस में डीएनए पाया जाएगा या आरएनए। वायरस के अलावा हमारी आपकी बॉडी में, किसी भी बैक्टीरिया की बॉडी में, किसी भी प्रोकैरियोट की बॉडी में, किसी भी एनिमल की बॉडी में, किसी प्लांट की बॉडी में, किसी फंजाई की बॉडी में डीएनए आरएनए दोनों एक साथ पाया जाएगा। बट वायरस में या डीएनए पाया जाएगा और या आरएनए पाया जाएगा। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है ऐसा, व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? सर जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है डीएनए। ठीक है, देखो डीएनए को हम लोग जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं नॉर्मली। यही वो चीज है जो हमारे मतलब पेरेंट्स से हमारे अंदर आई और हमारे अंदर से हमारे बच्चों में गई। यस तो ये अकेली ऐसी चीज है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती है, और ये करती क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक लेकर के आती है। हमारे अंदर कैरेक्टरिस्टिक, हम कुछ अपने फादर की तरह दिखते हैं, कुछ अपने मदर की तरह दिखते हैं। तो हमारे अंदर मतलब मेरे अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक कहाँ से आई? डीएनए से, है ना? तो मेरे फादर के डीएनए से और मेरे मदर के डीएनए से मेरे अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक आई। ऐसा हम सबके साथ है ना? तो हम आप अपने पेरेंट्स का डीएनए रखते हैं और हमारा डीएनए हमारे बच्चों में आगे जाए। ठीक है, ओके। अब देखो डीएनए और आरएनए की एक और खास बात, बेसिक डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर पता है ओसामा? आइडिया है कुछ? नो सर। अच्छा, सर फुल फॉर्म तो डीएनए बताइए ना। यस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक, समझो बात को। अब क्या है ओसामा, डीएनए होता कैसा है? नॉर्मली एक डीएनए क्या होता है मैं बताता हूँ। तो डीएनए में इस तरह के दो डंडे होते हैं, बेसिक बात समझ लेना, बाकी हम लोग तो उसमें पढ़ेंगे ना। चैप्टर है, चैप्टर 9 है शायद तुम्हारे, मॉलिक्यूलर वो क्या बोलते हैं, बायोमॉलिक्यूल पढ़ेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो यहाँ पर इस तरह के ये 10 डंडे होते हैं। इन डंडों को हम लोग क्या बोलते हैं? ये हैं नाइट्रोजन बेस पेयर। तो कितने नाइट्रोजन बेस पेयर हैं? 10। ठीक है, और यहाँ पर ये जो पाए जाते हैं, जो डंडे हैं, तो कितने इसमें डंडे हैं? एक ये पोल हो गया, दूसरा ये पोल हो गया, 2। हाँ 2। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रैंड। ठीक है, स्ट्रैंड किसके बने होते हैं? स्ट्रैंड दो चीज, तो ये बीच वाला पार्ट तो बना है नाइट्रोजन बेस पेयर का, है ना? और स्ट्रैंड किसके बने होते हैं? ये बना होता है शुगर प्लस फॉस्फेट। तो डीएनए में कितने स्ट्रैंड पाए जाते हैं? 2। अब देखो डीएनए, ये तो मैंने आपको पढ़ाने के बता दिया। डीएनए एक्चुअल में होता कैसा है? अब इसको 20 से पकड़ के 180 डिग्री घुमा दिया जाए। यस सर। तो जब इसको हम 20 से पकड़ के 180 डिग्री घुमा देंगे तो ये हमको कुछ ऐसा दिखाई देगा। उस समय पता होगा कि नहीं होगा ऐसा? यस सर। अब ऐसे हो जाएगा, है ना? 1 2 3 4 5, ये 5 डंडे ऊपर रह गए। 1 2 3 4 एंड 5, और ये 5 डंडे नीचे हो गए, है ना? तो देखो कितनी कड़ी हो गई, एक ये हो गई और दूसरी ये हो गई, 2 हेलिक्स हो गई ना। यस सर। तो अब डीएनए के बारे में, हम डीएनए को डिफाइन कैसे करते हैं? तो डीएनए को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, डीएनए इज डबल हेलिकल एंड डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ? यस सर। 2 हेलिक्स है, 2 स्ट्रैंडेड है, तो हम कहते हैं डीएनए इज डबल हेलिकल डबल स्ट्रैंडेड। अब समझो बात को। नॉर्मली हमारी आपकी बॉडी में, प्लांट की बॉडी में, बैक्टीरिया की बॉडी में, फंजाई, सब जगह डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। वायरस में डीएनए डबल और सिंगल स्ट्रैंडेड दोनों होते हैं।
तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सिर्फ वायरस में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। क्लियर? यस सर। अब मैं आरएनए बता देता हूं, इसको नोट कर लेना एज इट इज, है ना। अब आरएनए समझ लो, बेसिक बात समझ लो बस। अब आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड आप बोलते हो। आरएनए क्या होता है उस समय कि इसमें एक ही स्ट्रैंड होता है, तो कैसा है? सिंगल स्ट्रैंड। अगेन स्ट्रैंड बना किस चीज का है? स्ट्रैंड यहां भी उसी चीज का बना हुआ है, मतलब कि शुगर और फॉस्फेट, शुगर प्लस फॉस्फेट। अच्छा, स्ट्रैंड कितना भी लंबा हो सकता है। और यहां पर इसमें क्या होता है, साइड में ये क्या लगे होते हैं? नाइट्रोजन बेस लगे होते हैं, पेयर नहीं, नाइट्रोजन बेसिस लगे होते हैं। ये क्या हो गया? नाइट्रोजन बेसिस। अब समझो, तो डीएनए कैसा होता है, आरएनए कैसा है? तो आरएनए नॉर्मली कैसा पाया जाता है? आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, और कैसा है ओसामा? स्ट्रेट। यस सर। लेकिन वायरस में आरएनए डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, ठीक है। तो वायरस वो चीज है जिसमें डीएनए सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है, आरएनए भी सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है। वायरस में जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। ठीक है, इसको नोट करो पहले। सर इसमें भी नाइट्रोजन बेसिस स्टैंड होते हैं ना? ना ना, इसमें कितने भी हो सकते हैं, हजार हो सकते हैं इसमें। ओके सर। देखो डीएनए भी बहुत लंबा सा टुकड़ा होता है, लेकिन एक डीएनए का मतलब होता है 10 नाइट्रोजन बेस पेयर। यस सर। हमारे आपकी एक सेल के अंदर 1 किलोमीटर लंबा डीएनए हो सकता है, तो मतलब वो थ्रेड करोड़ों डीएनए से मिलकर बना होता है, करोड़ों। सर हो गया। ठीक है, तो यहीं पे नोट करो। A virus may have single or double stranded. A virus may have single or double stranded DNA. A virus may have single or double stranded DNA और RNA। तो वायरस में दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। यहां तक मामला एकदम क्लियर है ना, 100%? यस सर। राइट। अब देखो ओसामा वायरस की खोज किसने की, वायरस टर्म किसने की, है ना। तो एक साइंटिस्ट था, वो रशियन साइंटिस्ट, उस बंदे का नाम था इवानोवस्की। तो इवानोवस्की क्या कर रहा था, इवानोवस्की वाज एक्चुअली वर्किंग ऑन अ डिजीज, है ना। तो वो एक प्लांट डिजीज पे काम कर रहा था, एक्चुअली वो प्लांट पैथोलॉजिस्ट था, है ना। उस बंदे का नाम था इवानोवस्की। तो इवानोवस्की जिस डिजीज में काम कर रहा था, उस डिजीज का नाम था टीएमपी, एंड सॉरी, जिस डिजीज पे काम कर रहा था उस डिजीज का नाम था मोज़ैक डिजीज। मोज़ैक डिजीज ऑफ टोबैको। ये होती क्या है, तंबाकू का जो पत्ता होता है, तो तंबाकू के पत्ते में छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं व्हाइट कलर। ये जो व्हाइट कलर के तंबाकू के पत्ते में जो धब्बे दिखाई देते हैं, इस डिजीज को हम लोग बोलते हैं मोज़ैक डिजीज। इस पे काम करा इवानोवस्की ने, पाया कि दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस एंड द नेम ऑफ द वायरस इज टीएमपी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है टोबैको मोज़ैक वायरस। तो टोबैको मोज़ैक वायरस इस दुनिया का सबसे पहला वायरस था जिसको खोजा गया। टीएमवी वाज द फर्स्ट वायरस। ठीक है, तो नोट करेंगे।
Ivanovsky discovered the virus in tobacco plant. Ivanovsky discovered the virus in tobacco plant. Full stop. Name of the virus. Name of the virus. Name of the virus was TMV. ठीक है. Next one. Pasteur coined the term virus. Pasteur coined the term virus. तो वायरस नाम देने वाला जो बंदा था वो पाश्चर है ना, ये लुई पाश्चर है वही. ठीक है. एक और क्वेश्चन है, ये याद रखना, वायरस को डिफाइन कैसे किया गया था. तो एक टर्म पूछा जाता है. टर्म क्या है? कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम. एक टर्म है कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम. इसका मतलब होता है, इंग्लिश में लैटिन है, इसका मतलब होता है लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड. लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड. क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम एक्चुअली वायरस को ही कहा गया है ना. तो साइंटिस्ट ने देखा कि एक लिक्विड है, उस लिक्विड में कुछ कंटेजियस चीजें हैं जो कि क्या करती हैं, इन्फेक्शन फैला देती हैं. तो कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम कहा गया. किस बंदे ने स्टेटमेंट दिया था, बस ये पूछा था, वायरस को कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम किसने कहा. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये दोबारा फिर से पूछा. इस बंदे का नाम है बजरिंग. ठीक है, ये याद रखना. तो बजरिंग ने वायरस को कहा था कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम. ठीक है भाई. यस नेक्स्ट. सर, वायरस बैक्टीरिया के अंदर भी हो सकता है ना? बिल्कुल, वायरस बैक्टीरिया को मार सकता है, अभी मैं बताऊंगा. एक्चुअली वायरस और बैक्टीरिया के शेप में पता कितना फर्क है? जितना चूहे और हाथी में फर्क है. बैक्टीरिया हाथी के साइज का होता है और वायरस चूहे के साइज का. ये दोनों का अगर कंपेयर किया जाए. ठीक है. तो वो वायरस को बैक्टीरियोफेज कहते हैं, जो बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट एक और पॉइंट लिखेंगे, स्टार बना के लिखिए. वायरस इज ऑब्लिगेट पैरासाइट. क्या मतलब हुआ वो समझ का? वायरस अपने होस्ट पे रह सकता है. दो टर्म हमने डिस्कस किए थे, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव. क्या होते हैं देखो. अभी क्या है ओसामा, अगर मैं आप में से पूछो कि व्हाट सॉर्ट ऑफ फूड यू टेक सर, तो मैं बोलूंगा क्या बोलते हैं ओसामा कि आई एम ऑब्लिगेट वेजिटेरियन, है ना. इसका क्या मतलब हुआ? ऑब्लिगेट वेजिटेरियन का मतलब ये हुआ कि मैं सिर्फ और वेजिटेरियन हूँ, सिर्फ वेज ही खाऊंगा. ठीक है. और अगर मुझे खाना ना भी मिले, मरने की सिचुएशन हो, स्टिल आई वुड लाइक टू ईट ग्रास बट आई वोंट ईट फ्लैश, है ना. तो मैं हो गया ऑब्लिगेट वेजिटेरियन. कुछ लोग होते हैं, अगर आप उनसे पूछोगे तो बोलेंगे देखो जनरली आई एम ए वेजिटेरियन, है ना, बट in case if there is emergency I do not have food, then I can go for sake of survival I can go for non veg. ठीक है. तो वो कौन हो गए? वो लोग हो गए फैकल्टेटिव वेजिटेरियन. यस समझ आया? जैसे सर फैकल्टेटिव एरोबिक होता है, फैकल्टेटिव हाँ राइट फैकल्टेटिव एरोबिक और ऑब्लिगेट एनारोब्स, है ना. तो आप देखो फैकल्टेटिव मतलब ऑप्शन, ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ये हुआ कि ये बिना होस्ट के रह नहीं सकता. तो बिना होस्ट के तो जिंदा नहीं रहेगा ना, है कि नहीं. तो होस्ट के साथ ही सरवाइव करेगा, बिना होस्ट के वायरस लिविंग फॉर्म में सरवाइव नहीं कर सकता. इसलिए इसको ऑब्लिगेट पैरासाइट. क्लियर? यस सर. ठीक है. और अब मैं आपको वायरस का स्ट्रक्चर बताऊं. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वायरस. यहां तक 100% समझ में आया? यस सर. ठीक है. अब देखो उस समय मैं तुम्हें एक आइडियल वायरस का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, है ना, जिसको कि हम लोग एक आइडियल वायरस के फॉर्म में पढ़ते हैं. सर जैसे कि माइकोप्लाज्मा जो होता है बैक्टीरिया, वो सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है, तो उसमें उससे भी छोटा होता है वो. वायरस तो उससे छोटा होता है, वायरस सेल नहीं ना.
वो स्मॉलेस्ट sir. ऑर्गेनिज्म या स्मॉलेस्ट सेल है ना? Sir. और वायरस उससे भी बहुत छोटा होता है। Okay, sir. वायरस को हम लोग काउंट करते हैं नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में, है ना? समझो बात को। तो 10 टू पावर -9 हो गया, है ना? Yes. या 10 टू पावर -10 हो गया। और हम लोग Yes. याद करो, उसको हम लोगों ने माइक्रोन में कहा था, 10 टू पावर Yes, sir. -6 है ना? तो Micrometer. -6 और -9 में कितना फर्क हुआ? 1000 का हो गया कि नहीं हो गया? 1000 गुने Yes, का। sir. हाँ, तो 1000 टाइम का फर्क है, 1000 टाइम डिफरेंस है। Yes. तो ये रहा वायरस का स्ट्रक्चर। देखो, अब ये जो वायरस है इसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, है ना? तो देखो, ये बैक्टीरियोफेज वायरस है। इसका पहले फिजिकली तो इसको हेड कह दिया, इसको नेक कह दिया, इसको टेल फाइबर कह दिए, इसको एंड प्लेट कह दिया। और अगर टेक्निकली बात की जाए तो ये इंटरनली ये डीएनए इसमें भरा हुआ है और बाहर का जो स्ट्रक्चर ये प्रोटीन का बना। क्लियर? Yes, sir. ये इसका स्ट्रक्चर है। रियल में ऐसा ही होता है क्या सर? बैक्टीरियोफेज वायरस ऐसा ही होता है, जो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। ओके सर। ठीक है, एक और बात, तो अब यहाँ पे तो लिख नहीं सकता मैं, कहीं लिख के बताता हूँ। चलो एक डायग्राम पहले और दिखा दो, है ना? नहीं, पहले लिख के बताता हूँ। देखो, तो समा क्या है कि अभी अभी डायग्राम तो मैंने आपको दिखा दिया। अब क्या है कि ये वायरस तो हमने पढ़ा, ये ऊपर वाला इसका हो गया है कवर, तो ये हो गया वायरस का हेड। कवर, है ना? और जो हेड वाला पार्ट है ये पूरा वायरस का कवर हो गया। ये पूरा पार्ट जो भी मैंने इस कलर से, ब्राउन कलर से ड्रॉ किया है, ये सब प्रोटीन से बना हुआ है। ये जिस प्रोटीन से बना हुआ था उसका नाम आपको याद करना पड़ेगा, इसका नाम है कैप्सिड प्रोटीन। तो ओसामा, ये ऊपर वाला जो कवर है ये कैप्सिड प्रोटीन है। तो वायरस का कवर जो होता है वो कैप्सिड प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। इसके अंदर क्या भरा हुआ होता है? इसके अंदर ओसामा भरा हुआ है इसका जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, है ना? जेनेटिक यस, मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है? ईदर इट विल बी डीएनए डीएनए और और इट विल बी और ठीक है ना, आरएनए। बोथ कैन नॉट बी, ठीक है? डीएनए और आरएनए, ठीक है? नोट कर लो। सर हो गया। अब देखो, टाइप्स ऑफ वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ शेप, नोट करो। अब शेप के बेसिस पे हम वायरस को कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? तो शेप के बेसिस पे वायरस को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 5 कैटेगरीज। तो शेप के बेसिस पे वायरस 4 कैटेगरी का होता है। हेलिकल, तो अभी हमने पढ़ा टीएमबी ऐसा होता है। हेलिकल में क्या है? ये जो रेड रेड दिखाई दे रहा है ये है डीएनए ना आरएनए, और इसके चारों तरफ ये जो दिखाई दे रहा ग्रेप्स की तरह, ये क्या है? ये प्रोटीन है ना? तो कैप्सिड प्रोटीन हो गई और ये जेनेटिक मटेरियल हो गया। तो टीएमबी ऐसे ही होता है। दूसरा होता है पॉलीहीड्रल वायरस, इस तरह बॉक्स की तरह पॉलीहेक्सागोनल वायरस होगा और इसके अंदर डीएनए आरएनए भरा होगा। इसको एडिनो वायरस, जैसे एग्जांपल हो गया एडिनो वायरस, है ना? स्फेरिकल शेप वाले क्या होते हैं? ये बाहर प्रोटीन का स्फेरिकल शेप होता है, अंदर डीएनए होता है या आरएनए होता है। कैसा दिख रहा है स्फेरिकल वाला? यस सर। कोरोना वायरस ऐसा नहीं दिखता क्या? यस सर, ऐसे ही दिखता है है इन्फ्लुएंजा ना? वायरस। तो कोरोना वायरस क्या है? स्फेरिकल शेप का वायरस है ना? यस। जैसे इन्फ्लुएंजा का वायरस, नॉर्मल जो फीवर का वायरस होता है। चौथा शेप होता है कॉम्प्लेक्स, है ना? ऊपर वाला हेक्सागोनल और नीचे वाला रॉड के शेप का, बैक्टीरियोफेज, मतलब जो बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाए। तो ये 4 तरह के, हेलिकल, पॉलीहेड्रल, स्फेरिकल और कॉम्प्लेक्स, 4 शेप। ले लो स्क्रीनशॉट लो। सर ले लिया। एक और हेडिंग डालो, वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट। अब होस्ट के बेसिस पे हमने वायरस को फिर से क्लासिफाई किया है, दूसरा क्लासिफिकेशन। ये तो शेप के बेसिस पे था, है ना? अब होस्ट के बेसिस पे देखो, ऐसे वायरसेस
है ना। होस्ट मतलब जिसको इन्फेक्ट करे, और पैरासाइट कौन होता है, जो इन्फेक्ट करे, है ना। तो देखो, अगर होस्ट प्लांट है तो प्लांट वायरस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट वायरस को हम लोग बोलते हैं फाइटोफैगाइनी। फाइटोफैगाइनी, है ना। दूसरा, अगर ये किसी एनिमल को इन्फेक्ट करें, जो एनिमल वायरस होते हैं, तो एनिमल वायरसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जू फैगाइनी, ठीक है, राइट। और जो वायरस लोअर ऑर्गेनिज्म को इंपैक्ट करें, लोअर ऑर्गेनिज्म को इंपैक्ट करने वाले फैगाइनी होते हैं, फैगाइनी बोलते हैं, है ना। तो इसी में आ गए बैक्टीरियोफेज वायरस आ गए, बैक्टीरिया वाले वायरस आ गए, है ना, और जी। प्रोटोजोआ के वायरस आ गए। तो 3 तरह के वायरस होते हैं, किसके बेसिस पे, होस्ट के बेसिस पे, ठीक है। यस सर। एक और बात नोट कर लो, प्रोटीन प्लस डीएनए से बने हुए वायरस को, इन्हें हम बोलते हैं यू वायरस, नए वायरस, है ना। यू मतलब नए, यू वायरस, या इन्हें डिऑक्सी वायरा बोलते हैं, डिऑक्सी वायरा, ठीक है। दूसरा, प्रोटीन प्लस आरएनए से बने हुए वायरस को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें हम रेट्रोवायरस के, इन्हें हम रेट्रोवायरस बोलते हैं, इन्हें फिर कौन राइबोवायरा सा है? बोलते हैं। प्रोटीन प्लस डीएनए। प्रोटीन प्लस डीएनए मतलब बाहर प्रोटीन का कवर है और अंदर डीएनए भरा हुआ है, तो ऐसे वायरस को क्या बोलेंगे, यू वायरस या डिऑक्सी वायरा, ठीक है। क्लियर। यस सर। दूसरे, जैसे एचआईवी का वायरस है, एड्स का वायरस है, उसके अंदर आरएनए है, बाहर प्रोटीन है, तो उसको क्या बोलेंगे, रेट्रोवायरस या राइबोवायरा, ठीक है। जैसे पोलियो का वायरस हो गया, रेबीज का वायरस हो गया, एचआईवी का वायरस हो गया, है ना, ठीक है। और तीसरा, ऐसे वायरस जिनमें प्रोटीन नहीं पाई थी, ओनली या तो ये डीएनए का टुकड़ा है या वो आरएनए से बने हैं, सिर्फ डीएनए और आरएनए से, नो प्रोटीन, ऐसे वायरस को हम लोग क्या बोलते हैं, वायरॉन्स बोलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसे वायरस जो सिर्फ प्रोटीन से बने होते हैं, उनको हम प्रेऑन्स बोलते यस सर डन। हैं। तो इतने कैटेगरी के वायरस हमने कंप्लीट कर लिया, राइट। नेक्स्ट क्लास से हम लोग करेंगे किंगडम प्लांटी। अब बताओ, कोई डाउट बताओ। सर ये वराइट्स क्या होते हैं और प्रियंस? प्रियॉन जैसे क्या होता है, एक डिजीज होती है फुट एंड माउथ डिजीज। वो डिजीज में क्या होता है कि जो जानवर होते हैं ना, गाय बैल भैंस, इनके मुंह में इन्फेक्शन हो जाता है, पैरों में इन्फेक्शन हो जाता है, चल नहीं पाते, खा नहीं पाते, उनमें सिर्फ प्रोटीन का कवर होता है और वो प्रोटीन के कवर जाके डिवाइड कर सकते हैं, तो ऐसे वायरसेस को प्रियॉन बोलते हैं। इनमें डीएनए आरएनए नहीं पाया जाता। तो किससे दूसरे कॉज होता है सर ये इनको प्रियॉन्स कहते हैं। ये मतलब जैसे एक डिजीज हो गई, ये फुट एंड माउथ डिजीज, वो इसी से होती है। ये? अल्जाइमर की डिजीज होती है इंसानों में, वो भी इसी से होती है, प्रियॉन से होती है। वो सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं वायरस, ठीक है। यस। मतलब उनमें जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाएगा, यस सर। ऊपर वालों में प्रोटीन नहीं पाई जाएगी, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है ना। यस सर। यस सर। तो 3 क्लासिफिकेशन, शेप के बेसिस पे, होस्ट के बेसिस पे और कॉम्पोजिशन के बेसिस पे। तो दिस इज ऑल अबाउट दी वायरसेस, क्लियर है। यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में प्लांट किंगडम स्टार्ट करेंगे, आप मुझे याद दिलाएंगे, ठीक है। ओके सर। और आपका होमवर्क क्या है, आज फंजाई का वीडियो देखना जा करके, ठीक है ना। ओके सर। चलो ठीक है। सर पिछली बार तो मंडे ही हुई थी क्लास, लेकिन थर्सडे भी तो होती है। बाबू थर्सडे नहीं, हमारी तो थर्सडे ट्यूसडे होती है ना, मंडे का थर्सडे ट्यूसडे हमारी आपकी। हाँ थर्सडे ट्यूसडे। यस सर। हाँ तो लास्ट में हुई थी ना, अभी तो हुई थी, हम लोगों ने किया हुआ था थर्सडे को। सर मेरे को तो लिंक ही नहीं आई थी, अच्छा, इसीलिए। आप याद रखना, देखो अपनी क्लास कब होगी, ट्यूसडे थर्सडे सेम टाइम पे। कभी यस भी, सर। है ना, कभी भी कोई डाउट हो तो कांटेक्ट कर लेना मिस्टर जी को, ठीक है। ओके सर। है ना, मतलब देखो
अगर कभी भी क्लास मेरी कैंसिल होती है, मतलब कैंसिल तो होती नहीं है, क्लास अगर मैं कभी छुट्टी लेता हूँ तो मैं महीने पहले बता देता हूँ, ठीक है? यस सर आ जाता हाँ, है तो मैं मैसेज। हमेशा बता देता हूँ कि मेरी छुट्टी हो गई। अब छुट्टी रेयर समझो, समझे? रेयर इन द रेयर यस केस, सर। ठीक है? तो चलो ओके फिर सर, मिलते थैंक हैं यू सर। नेक्स्ट, है ना? ट्यूसडे, चलो बाय बाय, ओके। बाय, गुड नाइट।